So welcome back to the session of UPSC Prelims PYQ of 2020. Especially we will discuss geography, environment and ecology questions. 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से अबाउट 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the Indian star tortoise, consider the following statement. इंडियन स्टार टॉर्टोइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, it is found in the world only in the semi-arid regions of India. This statement is wrong because Indian star tortoise uh, uh, only semi-arid regions of India में नहीं पाया जाता है। Statement 2, it is listed as vulnerable on the IUCN Red List. This statement is correct because Indian star tortoise IUCN Red List vulnerable category में है। Statement 3, its trade is regulated under Appendix 1 of CITES. This statement is also correct because ये tortoise CITES Appendix 1 में इसके ट्रेड को रेगुलेट किया गया है। So let's discuss the detail of this question. Why statement 1 is incorrect? While found in semi-arid areas of India, it is also found in Pakistan and Sri Lanka. It is not endemic only to India. Uh, ये टॉर्टोइज सेमी एरिड एरियाज में तो पाया ही जाता है, साथ ही पाकिस्तान एंड श्रीलंका में भी पाया जाता है। सो इट इज नॉट एंडेमिक ओनली टू इंडिया। वाई स्टेटमेंट टू इच करेक्ट ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड इलीगल पेट ट्रेड इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल। हैबिटेट लॉस एंड इलीगल पेट ट्रेड की वजह से इस टॉर्टोइज को वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। Why statement 3 is correct? To prevent international smuggling, it was moved to Appendix 1 of CITES in 2019, providing it the highest level of international trade protection. इंटरनेशनल स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए 2019 में इस टॉर्टोइज को साइट्स अपेंडिक्स 1 में मूव किया गया। साइट्स अपेंडिक्स 1 ये इंटरनेशनल ट्रेड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन इसके अंदर गिवन किया जाता है। Question number 2. Why are lichens important in the context of environmental pollution? Environmental pollution के context में lichens क्यों important है? Correct answer is B. They act as natural indicators of air quality, especially sulfur dioxide. लाइकेंस एयर क्वालिटी के नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर वर्क करते हैं, स्पेशली ये एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी या प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Lichens are symbiotic organism, algae plus fungi. Lichens, algae and fungi के symbiotic organism के वजह से फॉर्म हुआ है। They do not have roots and absorb nutrients water directly from the air. Lichens के पास कोई रूट नहीं होता है एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ये डायरेक्टली एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। Because they are sensitive to atmospheric toxins, they disappear from areas with high level of sulfur dioxide. एटमॉस्फेरिक टॉक्सिन से लाइकेंस वेरी सेंसिटिव होता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड जिन एरियाज में हाई लेवल में होता है उन एरियाज में लाइकेंस डिसअपियर होते हैं। दिस मेक्स देम एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए लाइकेन एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर के तौर पर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग पीरियड्स। लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट्स गिवन है, राइट साइड में उनका लोकेशन गिवन है। माहेश्वर डैम, नर्मदा रिवर, दिस इज राइट। किशनगंगा प्रोजेक्ट, झेलम रिवर, दिस इज राइट। टिहरी डैम, भागीरथी रिवर, दिस इज राइट। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। माहेश्वर पार्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में माहेश्वर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। किशनगंगा रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन किशनगंगा रिवर विच इज ऑल्सो अ ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम। किशनगंगा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम का एक प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, स्पेशली किशनगंगा रिवर पर ये सिचुएटेड है जो कि झेलम रिवर का ट्रिब्यूटरी है। टिहरी द हाईएस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड। टिहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है, उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to pulse production in India, consider the following statement. पल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1,
ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ब्लैक ग्राम को खरीफ एंड रबी क्रॉप के अंडर दोनों में कल्टीवेट किया जा सकता है। यस, दिस इज राइट। ब्लैक ग्राम जो होता है खरीफ या रबी किसी भी सीजन में इसको ग्रो किया जा सकता है। स्टेटमेंट टू, green gram alone accounts for nearly half of pulse production. This is wrong because half of pulse production के लिए green gram responsible नहीं है। Statement three, in the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लास्ट डिकेड में खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, बट रबी पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली, ओनली वन स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ब्लैक ग्राम उड़द इज अ वर्सेटाइल क्रॉप ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। ब्लैक ग्राम और उड़द एक वर्सेटाइल क्रॉप है जो कि खरीफ इट मीन्स मानसून एंड रबी इट मीन्स विंटर सीजन में इसको ग्रो किया जा सकता है। व्हाई स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ग्राम और चिकपी is the single largest pulse crop in India, accounting for nearly 40 to 50% of total pulse production. टोटल पल्स प्रोडक्शन में 50% जो शेयर है इंडिया में, स्पेशली लास्ट कुछ डिकेड्स में, वो ग्राम इट मीन ग्राम चिकपी ये सबसे ज़्यादा इसका शेयर रहा है। ग्रीन ग्राम मूव कंट्रीब्यूट अ मच स्मॉलर शेयर। इंडिया में ग्रीन ग्राम का जो शेयर है ओवरऑल पल्स प्रोडक्शन में वो वेरी स्मॉलर शेयर है। सबसे ज़्यादा शेयर ग्राम और चिकपी का है। वहाँ स्टेटमेंट थ्री इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल डाटा फ्रॉम द लास्ट 3 decades, the production of both kharif and rabi pulses has generally seen an upward trend. लास्ट 3 decades के डाटा के अकॉर्डिंग खरीफ एंड रबी पल्सेस दोनों का ही प्रोडक्शन जनरली अपवर्ड ट्रेंड इनमें देखा गया। तो विद एनुअल फ्लक्चुएशंस, कुछ एनुअल फ्लक्चुएशंस जरूर रहा है, बट ओवरऑल लास्ट डिकेड्स में इन पल्सेस का प्रोडक्शन राइज हुआ है। रबी पल्सेस कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट मोर टू द टोटल पूल देन खरीफ पल्सेस। रबी पल्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है या इसका जो ग्रोथ रेट है वो खरीफ पल्सेस के कंपेयर में ऑलवेज ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। इनमें से कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज कावेरी बेसिन के अंदर लोकेटेड हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, यस ये कावेरी बेसिन के अंदर ही लोकेटेड है। एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कावेरी बेसिन में लोकेटेड नहीं है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यस ये कावेरी बेसिन के अंदर है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। नागरहोल कर्नाटक में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, वायनाड केरला में है, आर ऑल पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड फॉर विद इन द कैचमेंट एरिया ऑफ कावेरी रिवर। नागरहोल, सत्यमंगलम एंड वायनाड ये सभी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं और कावेरी रिवर के कैचमेंट एरिया के अंडर आते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इन द गोदावरी रिवर बेसिन नॉट द कावेरी रिवर। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है जो कि गोदावरी रिवर बेसिन के अंडर आता है, नॉट इन द कावेरी बेसिन। सभी का हम यहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स या सेंचुरीज गिवन है सभी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अबाउट नागरहोल नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। लोकेशन कर्नाटक। लैंडस्केप characterized by a Kabini River and its reservoir which separate it from Bandipur. The terrain features moist deciduous forest in the north and dry deciduous forest in the south. Wildlife. It is world renowned for its high density of Asian elephant. It also supports a significant population of tigers, leopards, and rare black panther. Significant. Part of the Nilgiri Biosphere Reserve, it was once the exclusive hunting reserve of Vodya dynasty of Mysore. नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अबाउट पापीकोंडा नेशनल पार्क। लोकेशन
आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। लैंडस्केप, द पार्क is defined by Godavari river which cuts through the Papikonda Hills range of the Eastern Ghat। पापीकोंडा नेशनल पार्क गोदावरी रिवर के द्वारा डिफाइन किया गया है, जो कि गोदावरी रिवर पापीकोंडा हिल्स के थ्रू कट होती है ईस्टर्न घाट में। इट फीचर अ यूनिक मिक्स ऑफ मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। पापीकोंडा नेशनल पार्क के अंदर मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, दोनों टाइप के फॉरेस्ट मिल जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, इट सर्व्स एज अ वाइटल हैबिtat फॉर बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड एंड सेवरल endangered bird species like the black bellied tern and pale capped pigeon। Significance, much of the park's low-lying areas have been impacted by the Pelavaram irrigation project. It is a critical biodiversity hotspot in the Eastern Ghat। About Satyamangalam Tiger Reserve, location Tamil Nadu, landscape situated at the confluence of the Western and Eastern Ghat, creating a unique ecological link between the two mountain ranges। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है, एंड ये यूनिक इकोलॉजिकल लिंक क्रिएट करते हैं। Next, wildlife. Known for its stable tiger and elephant populations, it also provides a corridor for wildlife moving between the Nilgiri and Eastern Ghat। Significance, it was awarded the prestigious TX2 award in 2022 for doubling its tiger population, and it serves as a vital bridge connecting other reserves like Bandipura, Madumalai, and BRT। About Wayanad Wildlife Sanctuary, location Kerala, landscape part of Nilgiri Biosphere Reserve. It is split into two disconnected parts, uh, Mothanga in south and Tolpeti in north. It is contiguous with Nagarhole and Bandipur in Karnataka and Madumalai in Tamil Nadu। Wildlife, it is the second largest wildlife sanctuary in Kerala and is an integral part of preserved elephant। It hosts large herds of elephants, goats, and tigers। Significance, it is a major corridor for seasonal migration of Asian elephant across the South Indian forest complex। Question number 6. Consider the following statement. Genetic Resources Information System (GERIS) is an initiative of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture। This statement is wrong. Statement 2. A common but differentiated responsibility is a principle within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). This statement is correct because common but differentiated responsibilities principle UNFCCC के अंडर ही टेकिंग किया गया। So let's discuss the detail. Why statement 1 is incorrect? While the International Treaty on Plant Genetic Resources exists, often called the SEED Treaty, the Global Information System is its specific portal. GERIS is not the standard term used for its primary mechanism। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट सीड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एग्जिस्ट है, ऑफन इसको सीड ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बट ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम GLIS एक स्पेसिफिक पोर्टल है। वाई स्टेटमेंट इज करेक्ट? GBDR is a cornerstone of UNFCCC 1992, acknowledging that while all states are responsible for addressing climate change, developed nations bear a greater historical responsibility and have more resources to act। About UNFCCC, the UNFCCC is a primary international treaty aimed at addressing climate change। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए UNFCCC एक प्राइमरी इंटरनेशनल ट्रीटी है। ऑब्जेक्टिव टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस concentration in the atmosphere at a level that prevent dangerous human interference with the climate system। UNFCCC एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन के लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। की प्रिंसिपल्स इसके क्या क्या हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके की प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है। एंड इसके कुछ मेजर एग्रीमेंट रहे हैं सच एज क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस एग्रीमेंट 2015, गवर्नेंस इसका गवर्न डिसीजन मेकिंग बॉडी इसका कॉप होता है सच एज COP21 इन पेरिस, COP28 इन दुबई। अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR का प्रिंसिपल क्या है?
CBDR balance two conflicting realities. Number one, common part. Number two, differentiated part. Common part, the environment is a global good and it is a global common and its degradation like climate change affects every nation. Therefore, all countries must participate in the solution. The differentiated part. Historically, industrialized nations have contributed the most of the greenhouse gas emissions. Additionally, they have more financial and technical resources than developing nations. Question number 7. With reference to the ocean mean temperature (OMT), which of the following statement is are correct? OMT ocean mean temperature से related question है. टू स्टेटमेंट गिवन है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है. स्टेटमेंट 1. OMT is measured up to a depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 meter in the southwestern Indian Ocean during January-March. This statement is wrong because यहाँ पर जो 120 meters given है ये कांस्टेंट नहीं रहता है. स्टेटमेंट 2. OMT collected during January month can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long year mean. This is correct. So let's discuss the detail. Why statement 1 is incorrect? While a 26 degree Celsius isotherm is standard, its depth varies significantly. 26 डिग्री आइसोथर्म उसका स्टैंडर्ड होता है बट इसकी जो डेप्थ होती है वो वरीज होती है. इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी मार्च इट इज टिपिकली मेजर्ड एट डेप्थ बिटवीन 50 to 100 meters, not specifically fixed 129 meter for all points. जनवरी एंड मार्च मंथ में साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में टिपिकली इसको 50 to 100 मीटर के डेप्थ पर मेजर किया जाता है. क्वेश्चन में 129 मीटर लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है. वाई स्टेटमेंट टू इज करेक्ट? साइंटिस्ट यूज OMT because it provide a more stable and accurate representation of the ocean's heat content compared to sea surface temperature. It has been found to be a better predictor to of the Indian summer monsoon rainfall. Question number 8. In which of the following regions are you most likely to find the blue-finned mahseer in its natural habitat? ब्लू फैंड मासेर नेचुरल हैबिटेट किस टाइप के यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन मेनली पूछा गया है. ब्लू फैंड मासेर करेक्ट आंसर इज कावेरी रिवर. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल. द ब्लू फैंड मासेर और तोर मासुल्ला इज फाउंड नेचुरली इन द रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटो. ये डेक्कन प्लेटो रीजन में मिलता है, मोस्ट नोटेबली द कावेरी रिवर. Note, the humpbacked mahseer is also a famous critically endangered species found in Kaveri. मेले ब्लू फाइन mahseer जो है एक फिश का टाइप है. एंड यहाँ पर हम सभी रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अबाउट कावेरी रिवर often referred to as the Dakshin Ganga, Ganga of South. It is one of the most sacred and utilized river in South India. कावेरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और साउथ इंडिया की मोस्ट सैक्रेड एंड यूटिलाइज्ड रिवर है. ओरिजिन राइज एट ताला कावेरी इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से ये राइज होती है. कोर्स फ्लो थ्रू कर्नाटक एंड तमिलनाडु. कर्नाटक एंड तमिलनाडु से ये फ्लो होती है. इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज गिवन है, सिग्निफिकेंस इसका क्या है वो भी गिवन है. नेक्स्ट अबाउट मोरना रिवर ऑफन एसोसिएटेड विद मोरना. मोरना रीजन के साथ ये एसोसिएटेड है. द मोरना रिवर इज अ सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ पूर्णा रिवर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट विदर्भ रीजन में मोरना रिवर एक सिग्निफिकेंट पूर्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. लोकेशन प्राइमरीली फ्लो थ्रू द अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. मोरना रिवर महाराष्ट्र में फ्लो होती है. लैंडस्केप इट ओरिजिनेटेड इन द अजंता रेंज एंड इज पार्ट ऑफ अ लार्जर ताप्ती पूर्णा रिवर बेसिन. अजंता रेंजेज में ये ओरिजिनेट होती है. सिग्निफिकेंस इट इज द प्राइमरी वाटर सोर्स फॉर अकोला सिटी and in recent years it has gained national attention for large scale public led clean Morna mission to remove water hyacinth and pollution. Note, the city of Morna in MP is actually situated in the Chambal river basin, known for its deep rivers and Asan rivers.
About Manas River. Manas is a major transboundary river in the Himalayan foothills. हिमालयन फुटहिल्स में मनाल एक मेजर ट्रांसबाउंडरी रिवर है. Origin. It originated in Tibet and flow through Bhutan before entering India. मनास रिवर तिब्बत में ओरिजिनेट होती है एंड भूटान से फ्लो होते हुए इंडिया में एंटर करती है. कोर्स. इट फ्लो थ्रू आसाम एंड इवेंचुअली जॉइन द ब्रह्मपुत्र रिवर एट जोगिंग जोगिंगहोफा. आसाम से फ्लो होते हुए ये ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है. वाइल्ड लाइफ. इट इज द बैकबोन ऑफ द मनास नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विच इज होम टू द रेयर गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग. मनास रिवर जो है ये इसी के थ्रू मनास इसी में मनास नेशनल पार्क भी आसाम के अंदर लोकेटेड है, जो कि वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है. गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग के लिए ये होम है. लैंडस्केप. इट इज नोन फॉर इट्स हाई वेलोसिटी फ्लो इन द अपर रीचेज एंड इट्स रोल एज अ की हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र सिस्टम. अबाउट तापी रिवर. Tapi is one of the only three major rivers in peninsular India that flow from east to west. इंडियन पेनिनसुलर रीजन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाले ओनली 3 रिवर्स हैं, जिनमें से एक तापी भी है. अदर 2 रिवर्स नर्मदा एंड माही हैं. ओरिजिन. राइज इन द सतपुड़ा रेंज नियर मुल्तानी एंड मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. एमपी के सतपुड़ा रेंज से तापी रिवर राइज होती है. कोर्सेज. इट फ्लो थ्रू एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात बिफोर एंटरिंग इनटू द गल्फ ऑफ खंबात. गल्फ ऑफ खंबात में एंट्रिंग करने से पहले ये रिवर एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात में एंटर करती है. ट्राइब्यूटरीज. द पूर्णा इट्स इट्स मेन ट्राइब्यूटरी. पूर्णा इसका मेन ट्राइब्यूटरी है. Other notable ones include the Girn, Panja, and Bori. Significance. It flows through a rift valley parallel to the Namda. The Ukaya Dam in Gujarat is a major multi-purpose project built across this river. गुजरात में उकाई डैम ताबे रिवर पर ही एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9. In the context of India, which of the following is are considered to be the practice of eco-friendly agriculture? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का कौन कौन सा यहाँ पर प्रैक्टिस है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. दिस यस दिस इज पार्ट प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसोमीटर यूज, वर्टिकल फार्मिंग, सभी यहाँ पर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के पार्ट है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस पेस्ट प्रेशर एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ. Legume intensification fix atmospheric nitrogen, reducing the need for chemical fertilizers. Tensiometer use tensiometer use help farmers measure soil moisture to avoid over irrigation, saving water. Vertical farming save land and often uses hydroponics, aeroponics, which are resource efficient. Question number 10. With reference to India Desert National Park, which of the following statement are correct? इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फाइंड करना है. इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स. यस दिस इज राइट. देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेट इनसाइड द पार्क. दिस इज रॉन्ग बिकॉज पार्क के अंदर ह्यूमन हैबिटेट है. इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नेचुरल हैबिटेट है. दिस इज राइट. सो करेक्ट आंसर इज सी. 1 and 3 ओनली इसके करेक्ट हैं. So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? Desert National Park is spread across Jaisalmer and Barmer district in Rajasthan. राजस्थान के जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्प्रेड है. Why statement 2 is incorrect? Unlike many other parks, there are several villages and human habitat located within the boundaries of Desert National Park. Desert National Park के boundaries के अंदर many villages आल्सो नोन एज डानिज सिचुएटेड है एंड ह्यूमन हैबिटेट भी इसके अंदर लोकेटेड है. मोर अबाउट डेजर्ट नेशनल पार्क. डेजर्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. डेजर्ट नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंजर्वेशन जोन्स इन इंडिया, रिप्रेजेंटिंग द यूनिक इकोसिस्टम ऑफ द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट के यूनिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. इट इज लोकेटेड इन द जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम. टेरेन.
The park is a vast expanse of rolling sand dunes, jagged rock, and salt-thick bottoms. Despite the harsh arid conditions, it supports a surprising diverse array of flora and fauna. Fossil evidence. It is home to the Akal Wood Fossil Park. अकाल वुड फॉसिल पार्क इसी के अंडर है which contain fossils dating back nearly 180 million years Jurassic period, proving that this arid region was once a lush humid forest. The Great Indian Bustard, flagship species. Desert National Park is the last natural stronghold for the Great Indian Bustard, one of the heaviest flying bird in the world. ग्रेट इंडियन बस्ट जो कि वर्ल्ड का हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, डेजर्ट नेशनल पार्क लास्ट नेचुरल स्ट्रॉन्ग होल्ड के तौर पर वर्क करता है. कंजर्वेशन स्टेटस. इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट. आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पुट किया गया है. द पार्क सर्व एज द प्राइमरी साइट फॉर प्रोजेक्ट बस्टर्ड, फोकसिंग ऑन हैबिटेट प्रोडक्शन एंड कैप्टिव ब्रीडिंग टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन. Biodiversity, avian life, because it lies on a migratory route, it is a bird watcher's paradise. You can find eagles, falcons, vultures, and kestrels. Fauna. Common sites include the desert fox, Bengal fox, chinkara, and the desert cat. Flora. The vegetation is sparse but hardly dominated by species like khijri and savan grass, which provide essential cover for the bustard. Conservation significance. UNESCO tentative list. Due to its unique geological and biological features, it has been on the tentative list of UNESCO World Heritage Site. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इसको पुट किया गया है. ह्यूमन नेचर बैलेंस. अनलाइक मैनी अदर नेशनल पार्क, desert national park includes several dhani small settlements within its boundaries, so causing a rare coexistence between the local communities and desert wildlife. Question number 11. What is the importance of using cane-based ethanol as a fuel for automobiles in India? ऑटोमोबाइल्स में केन बेस्ड एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करने का क्या क्या इंपॉर्टेंस है. It reduces the dependence on imported crude oil. This is right. It helps in reducing carbon dioxide emission. This is right. It can be used as a standalone fuel or blended with petrol. This is also right. So correct answer is D. 1, 2 and 3 statement is correct. So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? Increasing domestic ethanol production directly reduce the volume of crude oil and needs to import. डोमेस्टिक एथेनॉल प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो इससे इंपोर्टेड किए जाने वाले क्रूड ऑयल का जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा. इंडिया के लिए ये गुड है. वाई स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. एथेनॉल इज अ क्लीनर बर्निंग फ्यूल कंपेयर टू प्योर gasoline, leading to lower net CO2 emission because the sugar cane plant absorbs CO2 during growth. Why statement 3 is correct. While India currently focus on blending, ethanol can technically be used as a standalone fuel. Question number 12. Consider the following pairs. लेफ्ट साइड में रिवर्स गिवन है, राइट साइड में फ्लो इनटू गिवन है. पेयर 1 मैकोंग अंडमान सी, दिस इज रॉन्ग. पेयर 2 थेम्स एरिस सी, दिस इज रॉन्ग. पेयर 3 वोल्गा कैस्पियन सी, दिस इज राइट. पेयर 4 जाम्बेजी इंडियन ओशन, दिस इज राइट. सो करेक्ट आंसर इज सी. 3 and 4 पेयर करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है. सो लेट्स डिस्कस द डिटेल. मैकोंग इट फ्लो इनटू द साउथ चाइना सी. मैकोंग रिवर साउथ चाइना सी में फ्लो होती है और सभी के बारे में हम नेक्स्ट विद मैप डिस्कस करेंगे. थेम्स इट फ्लो इनटू नॉर्थ सी. वोल्गा it is the longest river in Europe and drain into the Caspian Sea. Zambezi it flow through eastern Africa into the Arabian Indian Ocean. About Mekong River Southeast Asia. Mekong River Southeast Asia में flow होती है. The Mekong is the Danube of East, flowing through 6 countries and supporting the world's largest inland fishery. मैकोंग रिवर को डानूब ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है और ये 6 कंट्रीज से फ्लो होती है. मैप में हम देख सकते हैं ये 6 कंट्रीज यहाँ पर गिवन है
और सभी कंट्रीज से ये फ्लो हो रही है। इस रिवर से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, सच एज कोर्स, बायोडाइवर्सिटी, जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट, अबाउट थेम्स रिवर, यूनाइटेड किंगडम में फ्लो होती है। थेम्स रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रिवर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्लो होने वाली ये सिग्निफिकेंट रिवर है। इट इज रिलेटिवली शॉर्ट कंपेयर टू द अदर्स, अदर रिवर के कंपेयर में ये थोड़ा शॉर्ट है। और भी इस रिवर के बारे में डिटेल गिवन है, सच एज कोर्स, टाइडल नेचर, इकोनॉमिक हिस्ट्री, एनवायरमेंटल रिकवरी। नेक्स्ट, अबाउट वोल्गा रिवर, यूरोप एंड रशिया में ये फ्लो होती है। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप एंड इज नेशनल रिवर ऑफ रशिया। यूरोप की ये नेशनल यूरोप के लॉन्गेस्ट रिवर है एंड रशिया की नेशनल रिवर है। पिक्चर में हम देख सकते हैं वेस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रशिया में ये फ्लो होती है और ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। और भी इसके बारे में डिटेल गिवन है। नेक्स्ट, जाम्बेजी रिवर, देख सकते हैं जाम्बेजी रिवर अफ्रीका में है। जाम्बेजी इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका एंड द लार्जेस्ट फ्लोइंग इनटू द इंडियन ओशन फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। जाम्बेजी रिवर के बारे में कुछ डिटेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, among the following which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? लास्ट 5 years में, स्पेशली ये क्वेश्चन 2020 का है, उससे पहले 5 years के डाटा के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर कंट्री वर्ल्ड का कौन सा रहा है? करेक्ट आंसर इज इंडिया। India has consistently remained the world's top rice exporter for several years, accounting for nearly 25 to 30% of the global rice trade. Second largest exporter is Thailand. इंडिया के बाद राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री थाईलैंड है। दिस इज ड्यू टू हाई प्रोडक्शन ऑफ बोथ बासमती एंड नॉन बासमती वैरायटीज। इंडिया में बासमती एंड नॉन बासमती राइस दोनों का प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग के बेस पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। जबकि एक्सपोर्ट का रिस्पेक्ट में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है एंड थाईलैंड सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to coal as produced by power plant in India, which of the following statement is are correct? कोल एस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। थ्री स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। कोल एस कंटेन आर्सेनिक, lead and mercury, this is right. Coal fired power plant releases sulfur dioxide and nitrogen oxide into the environment, this is also right because coal fired power plant sulfur dioxide and nitrogen oxide environment में रिलीज करते हैं। स्टेटमेंट थ्री, हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, इंडियन कोल में हाई एस कंटेंट है, दिस इज ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3 इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। और इन्हीं सब स्टेटमेंट का यहाँ पर रीजन गिवन किया गया कि ये क्यों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following projected areas is well known for conservation of a subspecies of Indian swamp deer, Barasingha, that thrive well on hard ground and exclusively ग्रामिनिवोरस। इंडियन स्वैम्प डियर की एक सब स्पीसीज बारहसिंगा जो कि हार्ड ग्राउंड पर लिविंग करती है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अ, किस एरिया में इसको प्रोटेक्ट किया गया है इंडिया में। स्पेशली ये ग्रामिनिवोरस है और इंडिया में इसको कान्हा नेशनल पार्क के अंदर रिजर्व किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। द हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा is the state animal of मध्य प्रदेश। हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है। अनलाइक अदर swamp deer that prefer marshy areas, this specific subspecies adapted to the hard ground grassland of Kanha National Park। About Kanha National Park, located in the Maikal range of Satpura in Madhya Pradesh, is often regarded as one of the best managed park in Asia and a jewel of India's tiger conservation effort। टेरेन, फॉरेस्ट टाइप, बैम्बू फ्रेम, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल गिवन है। सक्सेस स्टोरी इसका क्या रहा है स्पेशली बारहसिंगा को प्रोटेक्ट करने में, ये पूरा स्टोरी यहाँ पर एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है इससे रिलेटेड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है।
टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। बायोडाइवर्सिटी हाइलाइट्स इसकी क्या क्या है, फोना सनसेट पॉइंट ये सब यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट, इट रिक्वायर एट लीस्ट 210 frost free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growing. A light well drained soil capable of retaining moisture is ideally suitable for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? यहाँ पर एक क्रॉप की कंडीशन दी हुई है। ये जो क्रॉप है ये नेचर में सब ट्रॉपिकल है एंड हार्ड फ्रॉस्ट इसके लिए इंजीरियस हो सकता है। एट लीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए। 50 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली इसको चाहिए ग्रो होने के लिए। ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर है? करेक्ट आंसर इज कॉटन। So let's discuss the detail. Cotton is a tropical or subtropical crop that is highly sensitive to frost. The requirement of 210 frost-free days is a classic identifier of cotton. It grows best in black soil, which is a light, well-drained soil with high moisture retention capacity. ग्रोथ कंडीशन फॉर कॉटन, कॉटन के लिए क्या क्या ग्रोथ कंडीशन है? टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, सॉइल सब कुछ यहाँ पर गिवन है। ग्रोथ कंडीशन फॉर फ्लैक्स इट मींस लिंसीड, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल इससे रिलेटेड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्रोथ कंडीशन फॉर जूट क्या क्या होना चाहिए एंड ग्रोथ कंडीशन फॉर टी क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर गिवन है। क्विक कंपैरिजन किया गया है कि कॉटन, फ्लैक्स, जूट एंड टी को किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, की सॉइल टाइप क्या है, मेजर कांस्टेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, according to the wildlife protection act 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग किन किन एनिमल को हंटेड नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, इंडियन विल्ड एस, विल्ड बफेलो। करेक्ट आंसर इज डी, इनमें से किसी भी एनिमल को हंटेड नहीं किया जा सकता। So let's discuss the detail. All three animals, Ghadial, Indian wild ass, and wild buffalo, are listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Animals in Schedule 1 are granted the highest level of legal protection in India. Hunting them is prohibited unless they become a danger to human life or are so disabled, diseased as to be beyond recovery, subject to Chief Wildlife Warden permission. About Thar Wildlife Act. अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू शेड्यूल इसके अंदर किस तरह से इसमें चेंजिंग किया गया। 22 में अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब इनको 4th तक रिड्यूस किया गया है। शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से एनिमल्स इनके अंदर कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन 21 जून द सन does not set below the horizon at the Arctic Circle. This is right. So let's discuss the detail. 21st June is the summer solstice in the northern hemisphere. On this day, the northern hemisphere is tilted toward the sun. Locations within Arctic Circle experience 24 hours of daylight midnight sun. At the same time, the sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer, not the equator or Tropic of Capricorn. Question number 19. With reference to the phosphorus cycle, consider the following statement. phosphorus cycle से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, विदरिंग ऑफ रॉक रिलीज फॉस्फोरस इनटू द सॉइल। रॉक का जब वेदरिंग होता है देन सॉइल में फॉस्फोरस रिलीज होता है। नंबर, एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच हायर देन दोज ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज रॉन्ग। Statement 3, gaseous exchange of phosphorus between organism and environment is negligible. ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच फॉस्फोरस गैस का गैसेस एक्सचेंज नेग्लिजिबल है। तो करेक्ट आंसर इज बी, 1 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। वाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। प्राइमरी रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इज सेडिमेंट्री रॉक। विदरिंग ब्रैकेट्स break down these rocks, releasing phosphate ion into the soil. Statement 2 is incorrect. Unlike nitrogen, phosphorus does not have a significant gaseous phase. Therefore, atmospheric input via rain are minimal compared to the nitrogen cycle. Why statement 3 is correct? Since phosphorus is a sedimentary cycle and lack a major gaseous component, the exchange of phosphorus between the atmosphere and organism is indeed negligible. Question number 20.
Which of the following are the reason factors for exposure to benzene pollution? बेंजीन पोल्यूशन के एक्सपोजर के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नंबर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, tobacco smoke, wood burning, using varnished wooden furniture, using product made of polythene. करेक्ट आंसर है डी, 1 2 3 4 5 सभी से बेंजीन पोल्यूशन हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। बेंजीन इज अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोर्स 1 2 एंड 3। कंबशन प्रोसेस लाइक व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक एंड बर्निंग वुड्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक बेंजीन। Sources 4 and 5. Indoor exposure occurs through of gassing from synthetic materials, including varnishes, glues, paints, and polyurethane foams used in furniture. Question number 21. Consider the following statement. थ्री स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, जेड स्टीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। दिस इज रॉन्ग। सदर्न हेमिस्फीयर में भी जेड स्टीम्स प्रेजेंट होती हैं। Statement of only one cycle develop an eye. This is only some cycles develop an eye. This is wrong. Only some cycles, sorry, this is right. कि कुछ ही साइक्लोन्स हैं जो आई डेवलप करते हैं। स्टेटमेंट 3, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेजर, नॉट लेजर। दिस इज रॉन्ग। लार्जर होता है, ग्रेटर होता है। 10 डिग्री सेल्सियस मोर टेम्परेचर होता है आई का सराउंडिंग का कंपेयर में। सो करेक्ट आंसर इज सी, 2 ओनली। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Why statement 1 is incorrect? Jet streams are high altitude winds that occur in both the northern and southern hemisphere. जेड स्ट्रीम्स हाई एल्टीट्यूड विंड्स हैं जो कि नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में पाई जाती हैं। वाई स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। द आई इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वीकर ट्रॉपिकल storms do not typically develop a well defined eye. Why statement 3 is incorrect? The eye is a zone of subsiding air and is actually warmer, not cooler than the surrounding area due to adiabatic heat. Question number 22. Which of the following is are possible consequences of heavy sand mining in riverbed? रिवर बेड में हैवी सी माइनिंग के क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं? नंबर 1, डिक्रीज सैलिनिटी इन रिवर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज वाटर की सैलिनिटी इससे डिक्रीज नहीं होती है। इससे वाटर की सैलिनिटी इंक्रीज जरूर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना सैंड एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वाटर लेवल डाउन होता है और उसमें ओशन का वाटर भी रीच हो सकता है, जिसकी वजह से रिवर वाटर की सैलिनिटी इंक्रीज हो सकती है। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्पेशली कॉन्सिक्वेंस दिए हुए हैं। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर राइट, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल दिस इज ऑल्सो राइट। सो करेक्ट आंसर इज 2 एंड 3। Why statement 1 is correct? Sand mining in coastal rivers can actually lead to increased salinity because the removal of sand allows salt water from the sea to intrude further upstream. Statement 2 and 3 are correct. Sand acts as a natural filter for groundwater. Removing it exposes the water table to pollutant. Statement 2 and 3 दोनों correct हैं. Excessive mining also deepens the river channel, causing the surrounding water able to drop. Question number 23. What is are the disadvantage or advantages of fertigation in agriculture? एग्रीकल्चर में फर्टिगेशन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? नंबर 1, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। दिस इज राइट। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। दिस इज रॉन्ग। Number 3, increase availability of nutrients to plant is possible. This is right. Number 4, reduction in the leaching of chemical nutrients is possible. केमिकल न्यूट्रिएंट का लीचिंग में रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर इज सी, 1 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। वाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फर्टिगेशन अलाउ फॉर द प्रिसाइज इंजेक्शन ऑफ एसिड्स टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द वाटर। वाटर के पीएच लेवल को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर फर्टिगेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Rock phosphate is generally insoluble in water and is not suitable for fertigation system, which require fully water-soluble fertilizers to prevent clogging.
Why statement 3 and 4 are correct? Because nutrients are delivered directly to the root zone in the soluble form. Absorption is higher and wastage via leaching into deeper soil layer is significantly reduced. Question number 24. In India, extended producer responsibility (EPR) was introduced as an important feature in which of the following? EPR इंडिया में किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? EPR मीन्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. करेक्ट आंसर इज 3. द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011. ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया था. What is extended producer responsibility? EPR is a policy approach under which producers are given a significant responsibility, financial and physical, for the treatment or disposal of post-consumer product. पोस्ट-कंज्यूमर प्रोडक्ट के ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए EPR एक पॉलिसी है इंडिया में जो कि प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन करता है कि पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट को ट्रीट किया जाए, डिस्पोजल किया जाए. While it has since been expanded to plastic waste rule, it was first formally introduced as a core pillar in the e-waste rule of 2011 to ensure electronic manufacturers manage the collection and recycling of end-of-life product. Question number 25. With reference to which one of the following is are the possible consequences of the heavy use of nitrogenous fertilizers in agriculture? एग्रीकल्चर में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का हैवी यूज करने का क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं? नंबर वन, proliferation of nitrogen fixing microorganisms in soil can occur. This is wrong. Number two, increase in the acidity of soil can take place. This is right. Number three, leaching of nitrate to the groundwater can occur. This is also correct. So correct answer is B. 2 and 3 statement correct है, बाकी statement wrong है. So let's discuss the detail. Why statement 1 is incorrect? Excessive chemical nitrogen actually suppress the activity of natural nitrogen fixing bacteria like rhizobium because the soil already has an abundance of available nitrogen. Why statement 2 is correct? Overuse of ammonium-based fertilizers lead to soil acidification over time as the nitrification process releases hydrogen ions. Why statement 3 is correct? Nitrates are highly soluble and do not bind to soil particles easily. They wash down through the soil profile into the groundwater, causing contamination. Blue baby syndrome. Question number 27. What is the use of biochar in farming? Farming में biochar के क्या-क्या uses हैं? Number one, biochar can be used as a part of the growing medium in the vertical farming. This is right. When biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen-fixing microorganisms. This is also right. When biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for a longer time. This is also right. So correct answer is D. 1, 2 and 3 statement is correct है. Statement 1 is correct. Biochar is a lightweight, porous material that is ideal for soil-less or controlled environment agriculture like vertical farming. Why statement 2 is correct? Its highly porous structure provides a refuge or habitat for beneficial soil microbes including nitrogen fixers. Statement 3 is correct. Biochar acts like a sponge, significantly increasing the water holding capacity of the soil or growing medium. About biochar के बारे में डिटेल गिवन है. Biochar is a stable carbon-rich form of charcoal produced from organic waste through high-heat, low-oxygen processing known as pyrolysis. It acts as a soil amendment to enhance fertility, improve water retention, and sequester carbon for centuries, making it a key tool for climate change mitigation. प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, सॉइल अमेंडमेंट कैसे की जाती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, चार्जिंग बायोचार, इससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन है. बायोचार के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनवायरनमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब कैसे इसके लिए इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 28. स्टील स्लैग कैन बी अ मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट. सभी के लिए स्टील स्लैग एक मटेरियल के तौर पर काम करता है. सो करेक्ट आंसर है डी. 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं. Why statement 1 is correct? Steel slag is physically tough and is widely used as an aggregate in a road-based construction. Statement 2 is correct because it is alkaline and contains phosphorus and silicate. It is used as a soil conditioner to treat acidic soils.
Statement 3 is correct. It is a well-known raw material used in the production of Portland slag cement, contributing to a circular economy. Question number 29. With reference to Indian elephant, consider the following statement. Indian elephant से related question है और statement given है, कौन सा statement correct है find करना है. Statement 1. Uh, the leader of an elephant group is a female. This is right because uh, elephant group की जो leader होती है वो female ही होती है. The maximum gestation period can be 22 months. This is also right. Number 3, elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. This is wrong because ये 50s and 60s में भी baby birth कर सकते हैं. Statement 4, among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. This is wrong. Highest population elephant का present में कर्नाटक में है. So correct answer is A. 1 and 2 statement correct है. Why statement 1 is correct? Elephant herds are matriarchal, meaning they are led by the oldest and the largest female. Statement 2 is correct. Elephants have the longest gestation period of all mammals, lasting up to 22 months. Statement 3 is incorrect. Elephants can continue to give birth well into their 50s or even 60s, not just until 40. Statement 4 is incorrect. According to the 2017 elephant census, Karnataka has the highest elephant population in India, followed by Assam and then Kerala. Question number 30. In India, the term public service delivery is often associated with social cost. In the context of carbon footprints, which of the following is are the source of methane emission? मीथेन एमिशन के यहाँ पर सोर्सेस बताना है. राइस एथोलॉजी, दिस इज राइट. लाइव स्टॉक, कोल माइनिंग, सभी से मीथेन रिलीज होता है. सो करेक्ट आंसर इज डी. 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. Rice cultivation, flooded rice field provide an anaerobic environment where methogenic bacteria produce methane. Livestock, ruminant animals like cow and buffalo produce methane during their digestive process known as enteric fermentation. Coal mining, methane is trapped within coal seams and is released during the extraction process. So thanks for